ये जेसीईआरटी बुक है, एसएसटी एग्जाम बेस्ड थ्योरी क्लासेस का हिस्ट्री है, जिसमें हम लोग अध्याय 4 तक का कर चुके थे। अब हम लोग अध्याय 5 का करेंगे और जीवन की विभिन्न शैलियां, ऋग्वैदिक कालीन जीवन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। समकालीन कांस्ययुगीन व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद एक नई संस्कृति का पता चला। ठीक है, तो जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो उसके बाद एक नई संस्कृति का पता चला, नए संस्कृति का उदय हुआ ना। इसकी जानकारी वेदों से मिलने के कारण इसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है? तो वेदों से मिली है और इसलिए इसको वैदिक संस्कृत कहा जाता है ना, यानी वैदिक संस्कृति कहा जाता है। देखेंगे एक टेबल है, इसमें ये भाषा के बारे में दिया गया है कि संस्कृत में माता को मातृ कहते हैं, पिता को पितृ कहते हैं। हिंदी में माँ को माँ बोलते हैं, पिता को पिता बोलते हैं। अंग्रेजी में मदर को मदर बोलते हैं, फादर को फादर बोलते हैं। फारसी की बात करें, हम लोग कहाँ तक देख चुके थे, यानी फारसी में माँ को क्या कहते हैं? मदर कहते हैं और पिता को पिदर कहते हैं ना। माता को मादर, पिता को पिदर। में माँ को माँ कहते हैं और पापा को डेंटा कहते हैं, डेंटा कहते हैं ना। उड़िया की बात करें तो माँ को माँ कहते हैं, पापा को बप्पा कहते हैं। जर्मन की बात करें तो मटर कहते हैं, यानी माँ को मोटर कहते हैं और पिता को वेटर कहते हैं, पिता को वेटर कहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग भाषा में जो माता पिता है उसको अलग अलग शब्द से बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो वेद शब्द क्या है? इसका अर्थ क्या है? ज्ञान। इसका बारे में कितने हैं जो वेद है? ये कितने हैं? तो 4 वेद हैं। ऋग्वेद, क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वेद शब्द का अर्थ क्या है हम लोग देख चुके हैं, ज्ञान है। और ये वेद कितने हैं? तो वेद 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। तो वेदों से हमें क्या मिलती है? तत्कालीन समाज तथा लोगों के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। और वेदों की रचना के आधार पर वैदिक काल को 2 भागों में रखा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल, इस प्रकार से 2 भागों में रखा गया है। अगर बात करें ऋग्वेद, यानी सबसे पुराना वेद है जिसकी रचना 1500 ईस्वी पूर्व में हुई और इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है, तो हम लोग जो ऊपर में भाषा के बारे में जो टेबल देखे थे ना, तो ये इसमें यहाँ पर दिया गया है। संस्कृत क्या है? तो संस्कृत एक भारतीय भाषा है और संस्कृत भारतीय भाषा है। तो भारतीय की बात करें तो भारत एवं यूरोपीय 2 शब्दों के मेल से भारतीय बना है। ठीक है, भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत में बोली जाने वाली भाषाएं जैसे हिंदी, गुजराती, असमिया, कश्मीरी और सिंधी यूरोप की अनेक भाषाएं जैसे जर्मन भी है। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजी तथा एशियाई भाषाएं हैं जैसे फारसी, आपस में कुछ कुछ समानता रखती है। इन भाषाओं के कुछ आरंभिक शब्दों में काफी समानता है। अतः इन्हें एक भाषा परिवार, अतः इन्हें क्या कहते हैं? एक भाषा परिवार कहा जाता है। उदाहरण के लिए और भी भाषाएं हैं, उदाहरण के लिए और भी भाषाएं हैं, जैसे कि बात करें तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, ये सारे कौन से परिवार की? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। जबकि झारखंड और मध्य भारत का हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं कौन से परिवार का है? तो ये मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाई परिवार से जुड़ी है। तो ये मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाई परिवार से जुड़ी है। इस प्रकार से भाषा का जो परिवार है अलग अलग है और इन सब के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें विभिन्न देवताओं से संबंधित जो ऋग्वेद है ना, हम लोग ऋग्वेद के बारे में देख रहे थे कि जो ऋग्वेद है इसमें क्या है? विभिन्न देवी देवता के, यानी विभिन्न देवताओं से संबंधित जो 10 से 28 प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का अर्थ हो गया अच्छी तरह बोला गया। ठीक है, एक सूक्त में कई ऋचाएं यानी मंत्र होती हैं और ऋग्वेद की रचना ऋषियों के द्वारा की गई थी।
आचार्य के द्वारा ऋग्वेद की ऋचाओं को कंठस्थ करवाया जाता था। तो जो आचार्य लोग होते थे उन लोगों को ऋचाओं को, जो ऋग्वेद की ऋचाएं थे उन सबको कंठस्थ करवाया जाता था। और अधिकांश क्या होता था, सूक्तों को रचयिता सीखने एवं सिखाने वाले पुरुष होते थे। तो अधिकांश क्या होते थे, जो सूक्त होते थे ना, जो मंत्र होते थे उसको रचयिता सीखने एवं सिखाने वाले कौन होते थे, ज्यादातर पुरुष होते थे। और कहीं कहीं महिलाओं के द्वारा भी सूक्त की रचना करने का प्रमाण मिलता है, तो कहीं कहीं महिलाएं भी की है। और ऋग्वेद की भाषा प्राचीन संस्कृति है, जो कक्षा में पढ़े जाने वाले संस्कृत प्राचीन संस्कृति से क्या है, भिन्न है। तो ऋग्वेद की भाषा क्या है, वो प्राचीन संस्कृति है, यानी प्राचीन भाषा संस्कृत है। और कक्षा में पढ़े जाने वाले संस्कृत प्राचीन संस्कृति से क्या है, भिन्न है। जो हम लोग कक्षा में पढ़ते हैं ना, वो संस्कृत से प्राचीन संस्कृत भिन्न है। फिर बात करेंगे जो ऋग्वेद में कई नदियों के नाम का जिक्र है। तो ऋग्वेद में कई सारे नदियों का भी जिक्र है, जिससे ऋग्वेदिक काल में मानव के बसने के क्षेत्र का पता चलता है। सिंधु नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। जो सिंधु नदी है ना, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। और सरस्वती, शतुद्री, सतलज, बिपाशा, व्यास, परुशनी, रावी, वितस्ता, तो ये सारे नदियां हैं जिसके बारे में ऋग्वेद में लिखा गया है, ऋग्वेद में जिक्र किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ऋग्वेद है उसमें कौन कौन से नदियों का जिक्र किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से नदी। तो ये सरस्वती हो गया, सतुद्री यानी सतलज, बिपाशा यानी व्यास, परुशनी यानी रावी, वितस्ता जिसको झेलम कहते हैं, तथा आस्किनी यानी चिनाब प्रमुख है। इन सारे नदियों का जिक्र किया गया है। और इन सबों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन था, सिंधु नदी ना। इसके बाद देखेंगे ऋग्वेद में गंगा और जमुना को 1 व 3 बार हुआ है। तो जो ऋग्वेद है ना, इसमें गंगा और जमुना का उपयोग यानी प्रयोग 1 बार, और गंगा के 1 बार और जमुना को 3 बार इसका प्रयोग किया गया है। और ऋग्वेद में इस काल के लोगों की विभिन्न शैलियों के बारे में पता चलता है। तो ऋग्वेद की काल की बात करें तो इस समय में विभिन्न प्रकार के लोगों के जीवन शैलियों के बारे में पता चलता है। फिर देखेंगे सामाजिक जीवन क्या है। तो वैदिक काल में देखेंगे सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन बहुत ही सरल था। लोग गांव में रहते थे। गांव परिवारों से बना था। परिवार में कई पीढ़ियों के लोग साथ साथ रहते थे। परिवार पितृसत्तात्मक था। देखिए फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री है, तो इसमें आप कोई भी एसएसटी बेस्ड, एसएसटी के अनुसार जो आप एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको हेल्पफुल होगा। तो इसलिए थ्योरी सभी के लिए आवश्यक बन जाता है। जो एसएसटी बेस्ड जिसका एग्जाम होता है उस सब के लिए आवश्यक बन जाता है ये थ्योरी, ठीक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए थ्योरी जानना बहुत जरूरी बनता है। फिर आगे देखेंगे कि जो सामाजिक जीवन है ना, ये जो सामाजिक जीवन थे इनके बहुत सरल था और लोग गांव में रहते थे। गांव परिवार से बना था और परिवार में कई पीढ़ियों के लोग साथ साथ रहते थे। परिवार पितृसत्तात्मक था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग वैदिक काल में कैसा परिवार था, यानी वैदिक काल में किस प्रकार का परिवार था, साधारण था, और वो किसके सत्तात्मक था, यानी पितृसत्तात्मक थे, ठीक है, पितृसत्तात्मक था। फिर आगे देखेंगे जो समाज में है ना, समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। समाज में विभिन्न जाति के लोग रहते थे। उस काल में भी लोगों को विभिन्न जातियों में रखा गया है। तो उस काल में भी लोगों को विभिन्न जातियों में रखा गया है। तो इस प्रकार से था। इसे वर्ण कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था, वर्ण। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन है। तो जो ऋग्वेद है ना, उसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन है। इसमें क्या है, ब्राह्मण को सबसे ऊपर व शूद्र को सबसे नीचे माना गया। तो जो ब्राह्मण है सबसे ऊपर माना गया है और जो शूद्र है उसको नीचे माना गया है। बीच में क्षत्रिय है और वैश्य का स्थान है। तो बीच में जो क्षत्रिय और वैश्य इसका स्थान है। आज ये मान्यता स्वीकृत नहीं है, लेकिन यह मान्यता आज स्वीकृत नहीं है। ऋग्वेदिक काल में वर्णवेद का आधार जन्म नहीं बल्कि कर्म था। तो जो ऋग्वेदिक काल है ना, वर्णवेद का आधार, जो वर्ण भेद है, वर्ण भेद का आधार जन्म नहीं बल्कि कर्म था, ठीक है। यह गद्दी कराने एवं शिक्षा प्रदान करने वालों को ब्राह्मण यानी पुरोहित
युद्ध में भाग लेने वाले को क्षत्रिय तथा संपत्तियों को अर्जित एवं व्यापार करने वाले को क्या कहा जाता था? वैश्य कहलाते थे। शूद्रों को केवल सेवक के रूप में समझा जाता था। जो शूद्र लोग होते थे उनको केवल सेवक के रूप में समझा जाता था। और कालांतर में वर्ण विभाजन का आधार जन्म हो गया। लेकिन आजकल क्या हो गया? वर्ण विभाजन का आधार क्या हो गया? ये जन्म हो गया है। समाज में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। तो देखिए वैदिक काल में समाज में महिला को किस प्रकार से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का भी अधिकार था। वह भी मंत्रों का पाठ एवं यज्ञ करवा सकती थी। तो महिलाएं भी मंत्र का पाठ और यज्ञ करवा सकती थी, जैसे कि घोषा, लोपा मुद्रा तथा पर्दा प्रथा आदि का क्या है? प्रचलन नहीं था। शिक्षक गुरुकुल पद्धति पर आधारित थी, जहां पर सामान्यतः मौखिक शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद यौ या जो एवं गेहूं लोगों का मुख्य भोजन था। तो भोजन क्या था? जौ और गेहूं लोगों का मुख्य भोजन था। भोजन में दूध दही की आदि का विशेष महत्व था। तो ज्यादातर दूध दही का प्रयोग किया जाता था, इसका उपयोग किया जाता था और इसका बहुत महत्व था। मिठास के लिए मधु का प्रयोग होता था। कुछ लोग मांसाहारी भोजन का भी प्रयोग करते थे। तो कुछ लोग क्या करते थे? सभी को तो दूध दही मधु तो पसंद नहीं आएगा ना, तो किसी को तो मांस भी तो खाना पसंद लगता है, इसलिए कुछ लोग मांसाहारी का भी प्रयोग करते थे, यानी भोजन का भी प्रयोग करते थे, मांसाहारी भोजन का भी प्रयोग करते थे। अब हम लोग देखेंगे आजीविका के बारे में। तो इसकी बात करें तो इस काल में लोगों की मुख्य आजीविका पशुपालन थी। तो उसका आजीविका क्या थी? पशुपालन। पशुओं में गाय का महत्व अधिक था। तो गाय को अगण्य यानी नहीं मारने योग्य कहा गया। तो पशुओं का बहुत महत्व था आजीविका के लिए, जिससे वो खरीद फरोख्त कर सकते थे, खरीद बिक्री कर सकते थे, गाय को खरीद बिक्री कर सकते थे, फिर किसी को दान भी दिए जाते थे। तो इसलिए ये क्या होते थे? गाय बहुत महत्व होते थे। और गाय से हमें बहुत फायदा होती है। गाय से हमें दूध मिलती है। इसको समय पर अगर हमारा कोई कुछ जरूरत लगे तो इसको हम लोग बेच करके, उस टाइम पर बेच करके अपना जरूरत के सामान को भी पूरा कर सकते थे। इस प्रकार से गाय से बहुत सारा फायदा था और इसलिए गाय को अगण्य यानी नहीं मारने योग्य कहा गया है। गाय के अलावा घोड़ा दूसरा महत्वपूर्ण पशु था। तो गाय के अलावा फिर घोड़ा को भी दूसरा महत्वपूर्ण पशु माना गया है, क्योंकि ये क्या करते थे? ये रथों में, इसका प्रयोग रथों में होता था। लोग बैल, भैंस, बकरी एवं ऊंट आदि से परिचित थे। तो घोड़े का प्रयोग भी किया जाता था, जो रथों के लिए उपयोगी था। और बैल, भैंस, भेड़, बकरी एवं ऊंट आदि से भी लोग परिचित थे। ऋग्वेद में उर्वरा, धान्य, अनाज, लांगल यानी हल, बैल तथा वपंती, बोना शब्द मिलते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि उस टाइम पर लोग खेती भी करते थे। तो उस काल में कुछ पेशेवर भी रहते थे। उस टाइम पर कुछ पेशेवर भी रहते थे। जो रथकार रथ बनाता था, कपड़ों की बुनाई के लिए बुनकर थे। जो रथकार होते थे वो रथ बनाता था। जो कपड़ों की बुनाई के लिए बुनकर होते थे, जो कपड़ों की बुनना जानता था वे लोग बुनकर होते थे। कुछ लोग सोना, तांबा और कांसा से अनेक प्रकार की वस्तु का निर्माण भी करते थे। इस प्रकार से पेशेवर लोग भी रहते थे और लोगों का अलग अलग अपना अपना काम था। फिर देखेंगे ऋग्वेद में पणि शब्द मिलता है। तो ऋग्वेद में पणि शब्द भी मिलता है। जो पशुओं की चोरी क्या करते थे उसके लिए पणि का प्रयोग होता था। जो पशुओं का चोरी करता था उसको पणि शब्द से उसको क्या कहते हैं? पणि शब्द का प्रयोग किया जाता था, उसके लिए पणि शब्द का प्रयोग होता था। अब हम लोग आगे देखेंगे कि शासन व्यवस्था है क्या। तो शासन व्यवस्था में इस काल की शासन व्यवस्था कई स्तर पर बटी थी। प्रत्येक स्तर पर एक प्रधान होता था। जो सबसे छोटा स्तर होता था वो कुल यानी गृह था, जिसका प्रधान कुलप या गृहपति होता था। फिर कई कुल मिलाकर क्या होता था? ग्राम बनता था। कई कुल मिलाकर ग्राम मिलकर 20 और 20 मिलकर जन का। ठीक है, तो कुल मिलाकर ग्राम मिलकर 20, 20 मिलकर जन का निर्माण करते थे। ग्राम का प्रधान ग्रामिणी होता था, 20 का प्रधान 20पति होता था और जन का प्रधान राजन होता था। ठीक है, तो जन का प्रधान राजन, ग्राम का प्रधान ग्रामिणी, 20 का प्रधान 20पति। 1 2 3 ये तीनों चीज को बढ़िया से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकता है, एग्जाम में आता है इस प्रकार से क्वेश्चन कि ग्राम का प्रधान कौन होता था, 20 का प्रधान कौन होता था, जन का प्रधान कौन होता था। चाहे आप लोगों को इसमें मैच करने के लिए भी दे दिया जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। राजन का चुनाव समिति करती थी। जन के प्रत्येक परिवार गृह के सदस्य समिति के सदस्य होते थे। इसके अलावा सभा एवं विदत नाम की 2 अन्य संस्थाएं थी। तो फिर जो
राजन का चुनाव होता था ना, वो समिति करती थी। और जो जन का प्रत्येक जन होते थे, उसके प्रत्येक परिवार यानी गृह के सदस्य समिति के सदस्य होते थे। यानी परिवार होते थे या घर के जो सदस्य होते थे वो समिति के सदस्य होते थे। इसके अलावा सभा एवं विदत नाम की 2 अन्य संस्थाएं थी जो सैन्य एवं धार्मिक कार्यों के संबंध में क्या करते थे, विचार विमर्श करते थे। फिर सभा में जनों की प्रबुद्ध लोगों को रखा जाता था। जो सभा होती थी ना, उसमें जनों की प्रबुद्ध लोग होते थे उसको रखा जाता था। विदत कार्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, इसे सज्जन सभा कहा जाता है था। ठीक है, इसे सज्जन सभा कहा जाता था। तो जो विदत है ना, आर्यों की सर्वाधिक क्या होती थी, प्राचीन संस्था थी, इसे सज्जन कहा जाता था। महिलाएं सभा एवं विदत में भाग ले सकती थी। राजा पुरोहित की सहायता से न्याय करता था, तो फिर महिलाएं भी विदत में भाग ले सकती थी और राजा जो होते थे ना, वो पुरोहित की सहायता से न्याय करता था। अब हम लोग देखेंगे कि आगे क्या है कि राजा का प्रमुख काम का जन को सुरक्षा प्रदान करना तथा उनकी संपत्तियों में वृद्धि करने के लिए यज्ञ का आयोजन करना था। आज की तरह इसके पास अस्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के दौरान एक नागरिक सेवा का गठन किया जाता था। तो आज की तरह उस टाइम पर उनके पास अस्थायी सेना नहीं होते थे। जब युद्ध किया जाता था उस टाइम पर लोगों को एकत्रित किया जाता था, गठन किया जाता, सेना का गठन किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर सेना होता जिसका नेतृत्व राजन करता था। लड़ाइयां पुरुषों के द्वारा लड़ी जाती थी। ऋग्वेद में बलि शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तब देखेंगे ऋग्वेद में बलि शब्द का प्रयोग हुआ है। तो प्रथम यज्ञ में आहुति के लिए तथा दूसरा क्या है, लोगों के लिए द्वारा अपने साथ राजा को उपहार में दिए गए धन के रूप में। तो बलि शब्द है, इसका प्रयोग होता था ऋग्वेद में। तो कहाँ कहाँ होता था, प्रथम यज्ञ में आहुति के लिए बलि शब्द का प्रयोग होता था। दूसरा, लोगों द्वारा जब राजा को कुछ उपहार में दिए गए धन के रूप में। ये 2 जगह पर बलि का प्रयोग होता था। धार्मिक, वित्त, जीवन, पूजा पाठ, इसमें अनेक देवता के नाम मिलते हैं जो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक होते थे। वरुण, इंद्र, अग्नि, यम तथा सोम प्रमुख। इसमें इंद्र को सबसे प्रतापी देवता समझा जाता था। ऋग्वैदिक काल में लोकगीत में विजय, पशु एवं पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ एवं ईश्वर की उपासना करते थे। तो जो यज्ञ होते थे ना, इसमें पशु एवं पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ एवं ईश्वर की उपासना करते थे। फिर इनाम गांव की बात करें, समकालीन काशी योगिनी व्यवस्था। इनाम गांव वर्तमान महाराष्ट्र में है। तो इनाम गांव वर्तमान में कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। यह भीमा की सहायता से नदी घोड़ नदी के किनारे है। तो जो ये भीमा की सहायक नदी, ठीक है, सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। उत्खनन के पश्चात कई ऐसी चीज मिली है जिसमें क्या है, वहां के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इनाम गांव में खुदाई के क्रम में मिट्टी के कई घर मिले हैं जिसमें से अधिकांश आयताकार एवं 1 या 2 कमरों के हैं। एक 5 कमरों वाला घर पर मिला है, 5 कमरों वाला घर भी मिला है। और इसके इर्द गिर्द अनाज के गोदाम या घर संभवतः किसी कबीला के सरदार का रहा होगा और जो किसानों से अनाजों को एकत्र कर उसे गोदाम में रखता होगा। अधिकांश घरों में अंडाकार गड्ढे मिले हैं। इसका उपयोग संबंध खाना बनाने के लिए होता होगा। और लाल रंग के कई ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिस पर क्या थे, काले रंग की डिजाइन होते थे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो इनाम गांव में बर्तन मिले हैं तो उसमें कौन से रंग का डिजाइन किया जाता था, तो काले रंग के डिजाइन होते थे। और किस प्रकार के बर्तन में, तो लाल रंग के बर्तन में। ठीक है, फिर पत्थर और तांबे से बने औजार, तांबे तथा हाथी के दांत एवं सीप से बने गहने प्राप्त हुए, जिसमें से कुछ मूर्तियां धार्मिक महत्व की है। वहां पुरातत्व वेदों को गेहूं, चावल, जौ, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। और कई कब्रों से क्या हुआ है, कंकाल के साथ साथ बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, तो कई कब्रों में क्या मिला है, कंकाल जो होते थे ना, जो कंकाल है उन लोग का, जो पूरा इनाम गांव के जो लोग के कंकाल थे, तो वहां के कंकालों से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो बर्तन भी मिले हैं। कंकालों के साथ साथ बर्तन भी मिले हैं। शायद लोग खाने पीने की चीजों के साथ मृतक को दफनाते होंगे। और शव का सिर उत्तर की ओर होता था। यहाँ पर एक ऐसी कब्र मिला है जिसमें क्या है, एक आदमी को 5 कमरों वाला मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े से संदूक में दफनाया गया था। शव के पैर मुड़े थे। घर में एक अनाज का गोदाम भी था। महापाषाण का अर्थ है बड़ा पत्थर। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में आज से करीब 3000 वर्ष से पहले महापाषाण कब्र की प्रथा प्रचलित थी।
ये पत्थर कब्र पर लोगों के द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे ताकि कब्रिस्तान को चिन्हित किया जा सके। और भारत में आदिचनल्लूर यानी तमिलनाडु, ब्रह्मगिरी आंध्र प्रदेश की महापाषाणिक पुरास्थल है। कुछ जमीन के अंदर, कुछ जमीन के ऊपर है तो कुछ जमीन के अंदर भी है। और कई कब्रों में कंकाल के साथ दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले सामान दफनाए जाने की प्रमाण मिलती है। इसके बाद सामान मरे हुए व्यक्ति के समाज में उसकी स्थिति को यानी उसका स्टेटस को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मगिरी में, आंध्र प्रदेश की ब्रह्मगिरी जो आंध्र प्रदेश में है, वहां पर क्या मिला है, 33 सोने के मनके मिले हैं और शंख मिले हैं। तथा दूसरी कंकाल के पास कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। दूसरा जो कंकाल है उसमें कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। झारखंड के चतरा होता है, ठीक है, चतरा, हजारीबाग, रांची आदि जिले में कई मेगालिथ मिले, लेकिन खुदाई के अभाव में इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकी कि झारखंड में संस्कृत रही होगी। तो मेगालिथ संस्कृत रही होगी, ये खुदाई के अभाव में पूरी तरह से पता नहीं चल सका है ना, लेकिन फिर भी मिला है। चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, रांची हो गया, इन सारे जिलों में मिला है। प्राचीन काल में किसी मुख्य व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात कब्र पर पत्थर गाड़ दिया जाता था। तो क्या हुआ, कब्रों पर पत्थर गाड़ दिया जाता था और ये मृत्यु चिन्ह है। इन पत्थरों को मेगालिथ कहा जाता था, ठीक है। पुरातत्व की भाषा में इसे डॉलमेन कहा जाता है और मेगालिथ भारत के कई हिस्से में मिले हैं, ठीक है। इसमें बुर्ज होम कश्मीर, शिलोंग यानी मेघालय, मणिपुर, नागपुर, दुर्ग, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि स्थान शामिल है। दक्षिण अफ्रीका हो गया, फिर ब्राजील, इंडोनेशिया, लाओस और कोरिया में मिले हैं। झारखंड के रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग, गुमला, चतरा, चाईबासा में बड़ी संख्या में मेगालिथ मिले हैं। अकेले सिल्ली यानी रांची के पास चोखा हाथों में लगभग 4000 से ज्यादा मेगालिथ प्राप्त हुए हैं। और ये मेगालिथ महापाषाण झारखंड का आदिवासियों के सांस्कृतिक धार्मिक को पुरातत्व अवशेष है ना। झारखंड के कुछ मेगालिथों के निर्माण में खगोल विज्ञान एवं गणित के प्रयोग की झलक दिखती है। और ऐसे मेगालिथ पंकरी, बरवाडी, चानो, फुरुका, कटिया, मुर्गी आदि स्थानों में मिले हैं। और इन खास किस्म की मेगालिथों का निर्माण संभवतः चांद सूर्य के परागमन के अध्ययन के लिए बनाया गया होगा। पंकरी बरवाडी के मेगालिथ समूह में सूर्योदय देखने के लिए देश विदेश से लोग जुटते हैं। झारखंड राज्य को देश के मेगालिथ नक्शा में शामिल कराने का श्रेय सुभाषिष दास को जाता है। और लंबे अरसे तक लोग मेगालिथ की महत्ता की जानकारी से दूर थे। लगभग 2 दशक से सुभाषिष दास ने झारखंड के प्राचीन मेगालिथों को खोज कर उसे दुनिया के सामने पेश किया, ठीक है। सर्वप्रथम उन्होंने हजारीबाग के समीप एक प्राचीन मेगालिथों की खोज की। इसके बाद उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र देकर अपना पूरा समय राज्य देश में मेगालिथों की खोज में लगा दिया। और श्री दास के अनुसार झारखंड का विश्व में अनोखा स्थान है, क्योंकि यहाँ का जो जनजातियों में मेगालिथ बनाने की परंपरा लगभग 3000 वर्षों से आज तक जीवित है। फिर मुंडा, उराव और असुर जनजातियों के हर गांव में कब्रगाह है, जिसे हरगड़ी, हरसली या जनगढ़ी कहा जाता है, ठीक है। इन कब्रगाहों में अपने मृत प्रिय मित्र जनों के कब्र पर संसाधित से जैसे मेगालिथ बनाते हैं। सिंहभू में हो जनजाति अपने पूर्वजों की जो अस्थि है उसको अपने घर के आंगन में क्या करते थे, गाड़कर पत्थर के स्लेब रखते हैं, जिसे भी संसाधित कहा जाता है। मृत परिजनों की याद में खड़ी पत्थर गाड़ते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मेनहिर कहा जाता है। तथा उनकी जो भाषा है ना उसमें वो इसे बिरीदिरी या बुरुदिरी कहते हैं। झारखंड के मेगालिथ पर अपने शोध पर सुभाषिष दास ने इन कावेस्ट ऑफ द मेगालिथ सेक्रेड स्टोन्स इन इंडियन सिविलाइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू मेगालिथ्स और अननोन सिविलाइजेशन का प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक 3 पुस्तक के लिखे हैं, ठीक है। तो क्या क्या है, इन कावेस्ट ऑफ द मेगालिथ सेक्रेड स्टोन्स इन इंडियन सिविलाइजेशन, फिर क्या है,
जिसको विद स्पेशल रेफरेंस टू मेगालिथ्स भी बोलते हैं, और अननोन सिविलाइजेशन का प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक 3 पुस्तक लिखी हैं। तो ये तीनों पुस्तक हैं। मेगालिथ पर बनी भारत की एकमात्र वेबसाइट है जो सुभाषिष दास द्वारा बनाई गई है। तो कौन सा है? www.megalithismindia.in। ये सुभाषिष दास द्वारा बनाया गया है। तो देखिए, किसी मृत व्यक्ति के स्मरण, किसी उल्लेखनीय घटना की याद और जो गांव की सीमा को दर्शाने के लिए मेगालिथ जनजातियां लंबे पत्थर को गाड़ते हैं, उसे बिरदिरी या बुरादिरी कहा जाता है। पुरातत्व या मानव विज्ञान में ऐसे लंबे खड़े पत्थर को क्या कहा जाता है? मेहनीर कहा जाता है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये समाप्त हुई, ये चैप्टर समाप्त हुई। आप इसको लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल में आपको इसी प्रकार से सभी प्रकार के टॉपिक्स आपको मिलते रहेगी। तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दिया कीजिए। सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको बैक टू बैक मिलता रहेगा। जितने सारे वीडियो इस पर अपलोड होगी सारे आपको मिलती रहेगी। और शेयर भी कर दीजिए कि आपके साथ साथ और भी लोग जाने। आप अपना कमेंट राय भी बताइएगा, क्या है इसमें, इस वीडियो में क्या आपको पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उसके बारे में आप जरूर कमेंट राय दीजिएगा। थैंक यू।